आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चित्रशाला के रचनाकार कौन है, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ कौशिक, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमल की बेटी कहानी के लेखक कौन है। कमल की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा कमल की बेटी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है। सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है, तो जवाब हो जाएगा देवरथ, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। तो इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका मूर्धन्य व्यंजन इसमें ड और ढ है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें आपका म हो जाएगा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी के लेखक कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी लिखी गई है चित्रा मुदगल द्वारा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा श्रौधन अन श्रावण, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, इसका आपको जवाब देना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अस्पृश्यता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए सोजे वतन, और यह कृति अंग्रेजों द्वारा उनकी जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं इसमें शिव प्रसाद सिंह, विकल्प 3 इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास है अपना मोर्चा। विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र। ब्रह्मधन अस्त्र विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका इष्ट है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सुपुरुष में समास कौन सा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। तो सुपुरुष शब्द में आपका कर्मधारय समास है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने पाकिस्तान। विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। इनमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी तत्सम शब्द आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो पुष्कर शब्द जो आपका है यह तत्सम शब्द है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। जबकि ढिबरी, पगड़ी और ढोर ये देशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता और ग्रामीण अंचल में प्रयोग में आते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो गणना करने के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा असंख्य। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आधा गांव। विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन द्वारा लिखा गया
नई पौध जो है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की भाषा क्या है। तो महादेवी वर्मा की भाषा जो है वह खड़ी बोली है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। पिसुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची इसमें चुगलखोर होगा या चुगलखोर का पर्यायवाची पिसुन होता है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका बनेगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। विकल्प 2 राइट आंसर है। यहाँ कामा की जगह विस्मयादि बोधक होगा और यहाँ सही चीज विस्मयादि बोधक होता, और यह भी गलत है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यह भी गलत है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी है। इसका आपको जवाब बताना है। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। गेहूं और गुलाब में गुलाब प्रतीक है आपका कला और संस्कृति का। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है। कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है। तो जवाब हो जाएगा, कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत केशम भारत है में कौन सा अलंकार है। तो भारत केशम भारत है में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अन्वय अलंकार होगा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं केशव दास। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी के लेखक कौन है। पीली आंधी कृति के लेखक कौन है। पीली आंधी कृति प्रभा खेतान की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगली रचना, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है। उपनिवेश में स्त्री, यह रचना प्रभा खेतान की रचना है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आंसू क्या है। तो आंसू एक मुक्तक काव्यों का संकलन है। मुक्तक काव्य संकलन है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण कृति के रचनाकार कौन है। साहित्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है कि प्रसाद की छायावादी रचना इसमें कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, लहर उनकी छायावादी कृति। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है। तो प्रेमाश्रम उपन्यास जो है यह उर्दू में गोशे आफिमत नाम से लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं। राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं। तो जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ आपको करना है। तो रचना दी गई है, रचना के साथ सुमेलित कर लीजिए। आप लोग फटाफट सुमेलित करिए। अधखिला फूल जो है इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसका विकल्प 2 बन जाएगा। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका विकल्प 1 बन जाएगा। और मातृ मंदिर कृति जो है इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। विकल्प इसका 4 हो जाएगा। और नीली झील कृति के रचनाकार कमलेश्वर हैं। विकल्प 3 इसका हो जाएगा। तो इसका 2, 1, 4, 3 यही विकल्प सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 3, राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई पंक्ति किस कवि की। यह पंक्ति लिखी गई है मतीराम द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। बिल्कुल गलत जवाब। विभत्स रस का जो है जुगुप्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। तो दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति आपको बताना है। तो इसमें भाषा की प्रमुख प्रकृति आपकी हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इन पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है।
वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास मैला आंचल रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास का पात्र है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम एकांकी कौन सी है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक कौन थे? देश पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास कृति के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें से कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें देवसेन कृत त्रावकाचार है। देवसेन द्वारा लिखी गई त्रावकाचार है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? तो गुसाई दत्त मूल नाम था प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का खष्टी द्विवचन रूप क्या होगा? मति शब्द का खष्टी द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 1 मतयो। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं संख्या 57। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति के रचनाकार कौन? मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप यह पंक्तियां लिखी गई हैं महादेवी वर्मा द्वारा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विधिलिंग का अर्थ क्या? तो विधिलिंग का अर्थ होता है उपदेशात्मक अर्थ में। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया? तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन करने वाले इसमें हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त कमल की रचनाकार कौन? रक्त कमल कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रक्त कमल कृति के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। विकल्प 1 इसका राइट। शब्दकोश के अनुसार इसमें सबसे पहले अंकन आएगा क्योंकि अंक के बाद इसमें जो क है यह आएगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते? वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब इसका हो जाएगा कि ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके उनको आप रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। हरिदासी संप्रदाय को
किस नाम से पुकारा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सखी संप्रदाय, विकल्प सी इसका राइट आंसर। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होगा? भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि उच्चारण की सुविधा के लिए जो है प्रयत्न लाघव का प्रयोग करते हैं लोग। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा व्यंजन विपर्य का, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 66। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। इसको लिखने वाले कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो तीसरी सत्ता उपन्यास लिखने वाले हैं गिरिराज किशोर, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, नाटक के अर्थ में प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? नाटक के अर्थ में प्रकृतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जवाब हो जाएगा 5, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो जवाब इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जानते हैं आप, वह गरगज सिंह वर्मा नाम से करते थे, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन आपको बताना है। तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन स्थल वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम क्या था? यानी सीधे सीधे आपसे नाभादास के गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है राजेंद्र यादव का, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो जवाब इसका हो जाएगा
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले स्थल छांदोग्य उपनिषद से हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। यह उक्त किस आचार्य की है? तो भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति है देव की। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्र में आपके श और र, यानी च और र, इन दो वर्णों का प्रयोग है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। कवित्री इसमें कौन सा शुद्ध कवित्री लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। कवित्री विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंबुक वध के रचनाकार कौन है? शंबुक वध कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट से उत्तर आंसर टिक कर दीजिए। शंबुक वध कृति जो है इसको लिखने वाले हैं जगदीश गुप्त। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको आप मात्रा कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन? जमुन जल तुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जमुन जल तुम काव्य कृति लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 81। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, इसका आपको जवाब बताना है। कल्पांत शब्द जो है कल्प धन अंत अ और अ मिलके आ हुआ है, तो जवाब इसका दीर्घ संधि होगा। विकल्प सी। अगला प्रश्न है मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है समता सूचक शब्द सा आया है और यह उपमा का ही उदाहरण है। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण उपमा। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी के लेखक आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह गे की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है बड़ा ही चर्चित उपन्यास है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो विकल्प इसका सही क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा 11 वर्ष का समय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका आपको उत्तर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अध्यात्म, श्रृंगार और उज्ज्वल तीनों ही शुद्ध हैं, जबकि ज्योत्सना में हलंत होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित स्वरों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी आपको तत्पुरुष समास किस शब्द में है, इसका आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पराधीन। विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा विभत्स रस। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा विभावना। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। तो यह जो है पंक्ति लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कलम का सिपाही जो कृति है यह मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक कौन। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कवित। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि आचार किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देशज शब्द आपका इसमें कौन सा होगा, फटाफट उत्तर टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पेड़। विकल्प। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। तो यह विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम कौन सा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें जो है कबीर मीमांसा, रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा, उदयभान सिंह और निराला की शाहिद साधना रामविलास शर्मा की हैं, जबकि रस मीमांसा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाकार कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुराने हिंदी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूफी मुक्तक काव्य की प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मुक्तकों की रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण यो सुंदर तानि को भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, तो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, तो घन जी के कवित्व बखाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रजनाथ की भाषा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन थे? यानी आपसे इंद्रावती के रचनाकार पूछा जा रहा है। इंद्रावती कृति के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौखट। विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण इसमें कम आमदनी होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है? इसमें गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक पाठ। विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां कौन सी हैं? तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें सही विकल्प हो जाए, इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कथा साहित्य पढ़ने में रुचि विकसित होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और चारित्रिक विकास होता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या तो 10 देख। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल है। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल कौन सा है? इसमें जवाब हो जाएगा आपका उदाहरणों के से समझाने का कौशल, विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि रचना शिक्षण का अर्थ क्या है? रचना शिक्षण का अर्थ क्या है? तो रचना शिक्षण का अर्थ इसमें हो जाएगा भावों विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किस पाठ्य योजना का प्रयोग आवश्यक? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए आपकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी माइक्रो टीचिंग, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों में आपका लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, तीनों है, विकल्प बी इसका। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें ब्लूम महोदय हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाठ योजना में सबसे पहले निर्धारित क्या किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य, विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना प्रकार का उद्देश्य है। तो जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द के आशय को कैसे समझाएंगे? जवाब हो जाएगा पर्याय कथन द्वारा, विकल्प डी इसका। और अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं? आपको जवाब बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लय युक्त सस्वर वाचन का, ये इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाटक शिक्षण विधि नहीं है? नाटक शिक्षण की इसमें कौन सी विधि नहीं? जवाब हो जाए समीक्षा विधि, इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा सामान्य से विकल्प डी इसका राइट आंसर। साथियों, सेशन को आप लोग लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करें, UNIQUEPRA
पाइए। PRA यूनिक प्रज्ञान टाइप करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो साथियों, पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।